बिग मार्केट वॉइसेस में हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो रानी जी जुड़ गए। दिनशो जी, गुड आफ्टरनून। पिछले 3 दिन का जो एक मेरे लिए जो एक सबसे बड़ा ट्रेंड रहा है वो बैंकों में जो स्टेबिलिटी आई है और बैंकों ने जो अपना अपना एक्सपोजर पब्लिक किया है अदानी ग्रुप को लेकर, आपको लगता है कि उससे जो पैनिक फैल रहा था वो अब पूरी तरह से सबसाइड हो गया है? क्या बैंक्स वापस रेडी हैं मार्केट को लीड करने के लिए? अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके और दर्शकों वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी अनुज जी, तो ये बढ़िया अच्छा बोला आपने। एक तो पहली चीज तो ये देख लीजिए कि जो रिजल्ट आ रहे थे ये सेक्टर में से बहुत ही औंधा रिजल्ट आए थे सबके सबके, मतलब नॉट ओनली एक आध बैंक छोड़ के या किसी, सबके अक्रॉस द बोर्ड अच्छे रिजल्ट। लास्ट रिपोर्टेड था एसबीआई का, उनका भी बहुत ही बढ़िया नंबर था। और दूसरा जो कंफर्ट आया वो ये आया कि हर एक बैंक ने अपने पत्ते खोल दिए अबाउट अदानी ग्रुप कि कितना किसको कितना दिया हुआ है, क्या उन्होंने सैंक्शन की बात दिए हुए हैं या कितने टर्म लोन्स फॉरवर्ड किए हुए हैं उनको, तो वो सब। और वो देख के ऐसे लगा कि लेस देन 1% ऑफ द बुक एक्चुअली एक्सपोजर था इन सबका। तो ऑब्वियसली कंफर्ट दूसरा वहां से भी आया कि ये तो कुछ ज्यादा एक्सपोजर है नहीं, तो दैट वे। और तीसरी बात ये भी है कि एक्चुअली आप देखा जाए तो ग्रुप जो अदानी ग्रुप इटसेल्फ है वो इतना, मतलब इतना मे बी मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है काफी उनका, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ इशू इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट। इनफैक्ट उनके जो बॉन्ड रिपेमेंट जो तो FY25 में जाके पहला ट्रांच चालू होता है उनका रिपेमेंट का, तो उसके चलते तो काफी कंफर्ट था। तो और एक्चुअली हमें ये सेक्टर तो बहुत ही पसंद है पहले से, प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली ज्यादा पसंद है, बिकॉज एज वी वर सेइंग कि एक पीक आउट शायद हो गया है निम्स में, बिकॉज अभी आप देखिए कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज ग्रोथ एश्योर्ड है सेक्टर की, गिवन दैट हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड है ग्रोथ, उससे तो ये सेक्टर ही चलने वाला है। सो ओके, अच्छा देखिए, एक बार ज़रा मार्केट पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं वापस, एक फ्रेश नॉक इस समय, और बैंकों पर और निफ्टी दोनों पर इस समय एक नॉक का। दिनशा जी, एक क्योंकि आप ये सब ग्लोबल डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, आप और आपकी टीम, ये जो फ्राइडे रात को यूएस जॉब्स के डेटा आए, ये कितना इम्पैक्टफुल है? क्योंकि एक मार्केट एज्यूम कर रहा था कि टर्मिनल रेट दिख रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अगले साल का इस साल अब आप रेट कट भी देखेंगे। क्या वो होप थोड़ी पंक्चर हुई है? और जिस तरीके से नैस्डैक गिरा, क्या लग रहा है कि एक वापस थोड़ा सा एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है आईटी स्टॉक्स में? एक्चुअली अनुज जी, हमारा तो कहना यही था कि एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इन द सेंस के एक्चुअली आप दूसरा भी ये देखिए कि एक तो चाइना ओपन अप हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन की बात की आपने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाइना। एनीवे द जॉब डेटा तो एक्चुअली बहुत ही खराब, मतलब नंबर अच्छे थे लेकिन फेड के हिसाब से खराब थे, क्योंकि उनको चाहिए कि गिरे दादर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जरा बढ़ जाए उनका तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो एनीवे तो आप चाइना का जो खुल रहा है तो ऑब्वियसली एक फ्रेश साल्वो आएगा वापस इन्फ्लेशन पे, क्योंकि कमोडिटी डिमांड वगैरह बढ़ जाएगी। तो उसके चलते हमें तो यही लग रहा था कि अगला 6 महीना तो एक्चुअली बाजार में ग्लोबल मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वही बहुत है, लेकिन हमें लग नहीं रहा अभी ऐसा होगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया भी अगर जो उसका चलना जायज है, तो उसके लिए ग्लोबल मार्केट को स्टेडी होना पड़ेगा, तो ही इंडिया चल सकता है। आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। एक्चुअली ये जो आपने चाइना प्ले देखा था, जहां पे सेल इंडिया बाय चाइना प्ले चल रहा था, हमें तो ये लग रहा है कि अभी वो ओवरडन हो गया है और शायद यहाँ से प्रॉब्ली रिवर्सल आने की काफी गुंजाइश है, अगले 1 आध महीने में आ जाए तो वैसा है। तो इसलिए हमें तो यही पे लगता है कि फ्लैटिश ट्रेड है। और दूसरा जो आपने आईटी की बात की, आईटी में तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि काफी बुलिशनेस आ गई थी फॉर नो रीजन, क्योंकि अगर जो उनके क्वार्टरली नंबर भी देखें तो एक्चुअली उन्होंने मेंटेन ही किया है अपना ग्रोथ रेट, और कोई इंप्रूवमेंट आया नहीं था। और दूसरा जो मेट्रिक्स थे उनके, वहां पे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ गया, हाइक्स वगैरह दिख नहीं रहे थे, ऑब्वियसली हेडकाउंट कट हुआ, तो वो सब तो अच्छा होता ही नहीं है सेक्टर के लिए। तो इसलिए हमें तो काफी कॉशन है, और हम वहां पे वी कंटिन्यू टू रिमेन जीरो इन दैट सेक्टर। एग्जैक्टली। अभी दिनशा जी, अभी विदेश भ्रमण ही करते हैं। अनुज, कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहे थे यूएस के बारे में, और वहाँ पे टर्मिनल रेट का सेंस अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा आईटी के बारे में। आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना का रीओपनिंग के बीच में हम आई थिंक मेटल्स पे काफ़ी बुलिश थे। मेटल्स ने अच्छा मूव दिया भी, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, लेकिन
बीते 10 दिन में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज इस रीओपनिंग के साथ मेटल्स में ही हुआ है। मेटल्स पे आप लोग का व्यू क्या है, और अगर मैं एक सीरियस पैसा बना के बैठा था तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेटल्स में एक्चुअली हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। एक्चुअली आप ये क्वार्टरली नंबर्स भी देखें जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। इनफैक्ट उसी दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 35 स्टॉकों ने आउट ऑफ निफ्टी 50 जो रिपोर्ट किया है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज 18% रही है। पर अगर जो आप मेटल और ऑयल एंड गैस निकाले, जो दो मेजर कमोडिटीज हैं, तो वो 18% की जगह 28% हो जाता है ग्रोथ। तो इट्स ऑब्वियस कि वो सेक्टर है जो पुल डाउन कर रहा है। और एक्चुअली आप देखें तो मेटल में मॉथबॉल कैपेसिटी काफी, मतलब जो आइडल कैपेसिटीज है वो काफी है आज की तारीख में। इनफैक्ट चाइना में भी काफी कैपेसिटीज पड़ी हुई है। तो वहां पे एक पंप अप आ सकता है, इन द सेंस जब डिमांड आया तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटीज पिकअप नहीं होती हैं रेगुलरली, इसलिए प्राइसेस पुल अप हो गए। लेकिन एज द कैपेसिटीज किक्ड इन तो वहां पे प्राइसेस नीचे आ गए। इसलिए हमें फेरस मेटल्स में इतनी तेजी नहीं दिखती है, नॉन फेरस में हमें ज्यादा दिखता है, मतलब ज्यादा कंफर्ट है। क्योंकि हमें ये लगता है कि नॉन फेरस जो मेटल है, मेनली एल्यूमिनियम, वहां पे अगर जो देखें तो उसमें ग्रीन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ईवीज वगैरह में काफी यूज होता है वो मेटल। इनफैक्ट 1.5 टाइम्स हायर देन नॉर्मल कार्स में जो यूज होता है वैसा यूजेज है उनका। तो वो देखें तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ आ सकता है वहां पे उस पर्टिकुलर सेगमेंट। अदरवाइज हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है दूसरे सेगमेंट्स में। आप मेटल्स पे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। दिनशा जी, अब एक और हम इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और दैट्स आई थिंक क्रेडिट पॉलिसी। आपको इस बार पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेशन है? कितना गवर्नर साहब जो हैं वो रेट्स को बढ़ाएंगे, और भारत में इंटरेस्ट रेट के टॉपिंग आउट के कितने संकेत मिल रहे हैं अभी आपको? और ऐसे में रेट सेंसिटिव्स पे, बैंक्स पे, रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली आरबीआई को देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की। पर गिवन के यूएस में जैसे फेड बढ़ाया जा रहा है रेट, तो उसको तो काउंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज रुपी में काफी हिट आ सकता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें ये लगता है कि 25 बिप्स तो गिवन ही है। जो ये आरबीआई का नेक्स्ट मीटिंग है उसमें एक 25 बिप्स का हाइक आएगा। और जब तक यूएस लगे रहेगा इंटरेस्ट रेट हाइक करना, आई थिंक आरबीआई को भी करना ही पड़ेगा। तो दो तो गिवन आप ले ही सकते हैं कि दो इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाकी हैं अभी आनी इंडिया में। एंड होपफुली वी आर बेसिंग इट के यूएस में भी देयर बी सम सेंस प्रिवेलिंग, एंड अल्टीमेटली दे विल से कि अच्छा ठीक है भैया, ये हाई पे हमने रोक दिया है और इस हाई पे हम सस्टेन करेंगे, पर काटेंगे नहीं अभी यहाँ से। लेट द मार्केट डाइजेस्ट दीज हाइक्स। तो वो इज हाउ वी आर लुकिंग एट इट एज सच। और जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की बात की आपने, एक्चुअली रियल एस्टेट में नॉर्मली जो ईएमआईज होते हैं वो काफी इंपैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइक्स गोइंग अप। तो अफोर्डेबल में आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा रादर देन लग्जरी, क्योंकि लग्जरी में देखिए तो कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे, मतलब मोस्ट नहीं, जो चुनिंदा जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो हमारे मेनली लग्जरी में ही हैं। तो वहां पे आई डोंट थिंक ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन ऑटोज वगैरह में तो डायरेक्टली इंपैक्ट आ जाता है एक बार ये सब होता है। तो पेंट अप डिमांड ऑल्सो हैज गॉन अवे ऑटो स्पेस में। तो हमें तो लग रहा है कि वहां पे एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक और दूसरा ईवी कंपटीशन विल प्ले काफी उथल पुथल मचा सकता है उस सेक्टर में। चलिए दिनशा जी, अच्छा चल ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूँ मैं एक्चुअली थैंक करने से पहले आपको। इस साल आपको क्या लग रहा है, हालांकि हम जब भी आपसे बात हुई आप तो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इस साल लोगों को लग रहा है कि शायद फिक्स्ड डिपॉजिट आउट परफॉर्म करें निफ्टी को, ऐसा रिस्क है क्या? अच्छा अनु जी, आपने बोला हैंग करने के पहले, तो हैंग मत कीजिएगा। नहीं, थैंक करने के पहले, थैंक करने के पहले। थैंक करने नहीं सर, आपको क्यों हैंग करेंगे सर? अच्छा, एक्चुअली हम तो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर है, आप ये बराबर बोले। लेकिन आप ये देखिए कि आप चॉइसेस, मतलब आप बजट भी देख लिया, द वे द बजट वाज प्रेजेंटेड, इट वाज ऑब्वियस के फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि आप इक्विटी की तरफ जाइए, ये एमएलडी वगैरह छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस वगैरह भूल जाइए, अभी यही है एक तरीका जो आपको ग्रोथ कर सकता है। और एक्चुअली आप हिस्ट्री भी देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी हमेशा किसी भी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करती ही है, क्योंकि इक्विटी है जो दूसरी एसेट क्लास को बढ़ावा देती है। तो इसलिए इक्विटी हैज टू बी द वन विच हैज टू ग्रो। तो हमें तो लगता है कि एनी अपॉर्चुनिटी आप एक्चुअली अभी की तारीख में अगर जो आपको स्टेडी लग रहा है बाजार, हमें तो लग रहा है एक बैंड में ट्रेड होगा,
तो हमें लग रहा है कि आप स्टैगर कर दीजिए, आप इतना एक लमसम में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप फेजेस में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, और यही मौका होता है जब यू गेट मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपको अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडिया, और उससे आराम से आप ग्रो कर सकते हैं अपने आइडिया को. सो आई थिंक दैट इज द राइट वे एंड दिस इज द राइट टाइम. चलिए दिनशा जी, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इस नोट पर आपको थैंक करूंगा अब मैं. थैंक यू. थैंक यू. चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर सुमित से पूछेंगे कि अंबुजा के नंबर्स कैसे हो सकते हैं और मार्केट का आखिरी का 25 मिनट का कारोबार रहा इस ब्रेक के बाद.